नमस्कार, स्वागत है हमारा आपका इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 चरणों में 13 एवं 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, जबकि 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन, क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर। सशस्त्र बलों के लिए उपयोगी अत्याधुनिक MQ-9B ड्रोन खरीद को लेकर रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर। भारतीय सशस्त्र बलों को मिलेंगे 31 लंबी दूरी के ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में रखता है यकीन और भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करने में हर तरह है सक्षम। और कोलकाता में अभिया के इंसाफ के लिए एकजुट हुए देश भर के जूनियर डॉक्टर। आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा में दूर रहने का फैसला। आईएमए भी दिन भर के उपवास पर। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई। कोलकाता पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ प्रदर्शनकारी डॉक्टर पहुंचे हाई कोर्ट। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का जिक्र किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये दोनों चुनावों को लंबे समय तक याद किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान कहीं भी हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां जेएंडके में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, seizures were to the tune of around 75 crores, 4 times more than 2019 elections. इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। There was not even a single repoll in both these states, including the state of Jammu Kashmir. कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, including the state of Jammu Kashmir. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में एक चरण में ही मतदान होंगे। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मतगणना का दिन बुधवार तय किया गया है। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th. And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24.
झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों के 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। 13 और 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव के लिए मतदान। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बहुत ही दिलचस्प निर्णय लिया। लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने का। ऐसी अवधारणा संस्कृति और पर्यटन की दुनिया में नए अवसर पैदा करेगी। भारत संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों में अधिक भागीदारी को आमंत्रित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का शुभारंभ किया। ये सम्मेलन 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी शुभारंभ किया। ये सम्मेलन सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा का अग्रणी मंच है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दूरसंचार क्रांति और डिजिटल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने विश्व में फैले टकराव का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर बल दिया। पीएम ने कहा कि भारत ने इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव बनाया है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं।
अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीएलएफ स्टेशन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन रखता है। समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा को चाकू चौबंद रखने की बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सीमा की हर तरह से सुरक्षा करने में भी सक्षम है। इसीलिए जरूरी है कि पड़ोसी देश भी मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा चक्र का पालन करे। भारत तोड़ने में नहीं बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास रखता है। इसलिए हम लोग हर तरीके से सभी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज, मित्र पड़ोसी देशों के साथ लेने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज जिन देशों से लगती है उन्हें यह समझना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव इफोर्ट, सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने घर के दरवाजे पर बुलाना और बिठाना उस यूनिटी ऑफ इफोर्ट को चोट पहुंचाता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी यह टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के इस प्रयास में सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी देश छूटा तो समझिए हमारा राष्ट्र का सुरक्षा चक्र टूटा। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अल्जीरिया दौरे का आज दूसरा दिन है। सिद्दी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज राजनीति विज्ञान में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अल्जीरिया के उच्च शिक्षा मंत्री कमल बदारी ने ये उपाधि प्रदान की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के संबंध वर्षों पुराने हैं और आने वाले समय में ये संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। India-Algeria relations date back to the days of the Algerian liberation struggle against colonialism, when India advocated the cause of Algerian independence at the United Nations and other international fora. Following Algerian independence and the establishment of the diplomatic relations in July 1962, this policy orientation brought India and Algeria closer, and our friendly relations continue to this day. I am convinced of the power of youth of this country and truly believe in their capabilities to take Algeria on a path of glorious development. These young minds will eventually become the bridgeheads of enhancing our robust people-to-people ties. इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आईटेक प्रोग्राम के तहत अल्जीरिया और अफ्रीका के अन्य देशों के हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है। Flagship program called Indian Technical and Economic Cooperation, popularly known as ITEC program. Under this initiative, so far 31,000 Africans and 155 Algerians have availed of the benefits of this program. It is a matter of pride for us that ITEC alumni have carved a niche
for themselves in their respective countries. Many of them have become ministers, senior diplomats, government officials, and leading entrepreneurs. I urge government of Algeria to utilize this unique opportunity being offered by the Indian government. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम बोर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिजिटल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस बोर्ड की ओर से आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए गए। ये डील सशस्त्र बलों के लिए MQ-9B ड्रोन खरीदने को लेकर है। डिफेंस समझौते के तहत हस्ताक्षरित इन सौदों में भारतीय सशस्त्र बलों को 31 लंबी दूरी के ड्रोन मिलेंगे। इससे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल इन्हें किया जाएगा। डीजी परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। डीजी परमेश शिवमणि ने मंगलवार को 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। 3.5 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने तट और जलपोत नियुक्तियों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे नेविगेशन और डायरेक्शन में माहिर हैं। उनकी समुद्री कमांड में ICG के सभी प्रमुख जहाज शामिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई घटना के विषय में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात को भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह से सकारात्मक बताया है। मुलाकात के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की सहायता के लिए 10 लाख रुपए और मुख्यमंत्री आवास सहित कई महत्वपूर्ण सहायता दिए जाने के आश्वासन भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने बताया कि बहराइच की स्थिति अभी सामान्य है और माहौल शांतिपूर्ण है। पीड़ित परिवार के रिश्तेदार ने मुलाकात को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा में मृतक युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी गवर्नमेंट की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और आश्रमी घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए 2 लोगों में से एक हरीश है, जिसकी पुणे में कबाड़ की दुकान थी, जहां आरोपी धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम काम करते थे। हरीश ने अपराध करने से कुछ दिन पहले शिव प्रसाद और धर्मराज के लिए नए मोबाइल फोन खरीदे थे और हरीश को अपराध की पूरी जानकारी भी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने इन दोनों को हिरासत में लिया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जिस अफ्रीकी हाथी शंकर को जंजीरों में बांधे जाने को लेकर पशु प्रेमियों ने सवाल उठाया था, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वह अब सामान्य व्यवहार कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार ने खुद इस मामले में दखल देकर हाथी के स्वास्थ्य और बेहतर देखरेख सुनिश्चित किया है। वन मंत्रालय व चिड़ियाघर के अधिकारी विदेशों से आए हाथियों की देखरेख के विशेषज्ञ लगातार अफ्रीकी हाथी शंकर की निगरानी कर रहे हैं। विशेष प्रयासों के बाद पिछले दिनों हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया गया। जंजीर मुक्त होने के बाद हाथी शंकर को देखने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह एक बार फिर दिल्ली प्राणी उद्यान विभाग पहुंचे। उन्होंने हाथी को केला, खीरा, गन्ना खिलाया और शंकर हाथी की देखभाल कर रहे महावतों से बातचीत की। कीर्तिवर्धन सिंह ने शंकर के बाड़े का निरीक्षण किया। इसके लिए उपलब्ध हो रही सुविधाओं का जायजा भी लिया और कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बोत्सवाना से जल्द ही हथिनी लाई जाएगी। जो हमारे सारे मिशन हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, खास करके वो कंट्रीज जहाँ से शंकर जात के खास एलिफेंट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी एक फीमेल एलिफेंट के लिए, और वहाँ पे बोत्सवाना जिम्बाब्वे की सरकार तैयार हो गई है। वो एक फीमेल एलिफेंट वो हम लोगों को डोनेट कर रही है। उसको यहाँ लाने जाने का भी इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी ये जो इतने साल से अकेला था, इसको एक साथी भी अफ्रीकन एलिफेंट मिल जाएगा। और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने जांच की प्रगति के बारे में नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने मामले में 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी है। संजय राय के खिलाफ रेप और हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप तय करने को लेकर 4 नवंबर की तारीख तय की गई है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में बाकी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। सीबीआई मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर भी जांच कर रही है। कोर्ट ने जांच के दोनों पहलुओं को लेकर सीबीआई को 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स को काम में तेजी लाने के लिए कहा है। और खेल की खबरों में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के पहले दिन भारत की सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में 252.9 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। और निशानेबाजी की ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 37 देशों के 131 दिग्गज निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। और तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट राष्ट्रीय प्रतियोगिता आज से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू हुई। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन रहे। वहीं इस मौके पर कई दिग्गज हॉकी खिलाड़ी भी मौजूद रहे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।